एक चीज मुझे समझ नहीं आती, वाइफ स्वैपिंग क्यों बोलते हैं पहले तो कि वो हस्बैंड भी तो स्वैप हो रहे हैं। इमोशनली जो लोग अकेलापन ज्यादा जो महसूस बहुत कर रहे ज्यादा हैं। महसूस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 90% ऑफ लोग रिलेशनशिप की वजह से इस चीज को फेस कर रहे हैं जी। कभी आपने महसूस किया कि हो सकता है कि मैं कह ना पाते हूँ, शेयर ना कर पाते हूँ अपनी बात को, जी, लेकिन बिल्कुल। लोनली तो वो भी फील कर रहे हैं। बिल्कुल लाइफ में तो उनके भी कोई कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक तो डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, दूसरा शादी करने से बच रहे हैं, जी उनको डर लग रहा है। जी। शादी पहले मतलब मानते थे कि एक बहुत पवित्र रिश्ता है, आज की डेट में उनको लगता है कि शादी करने से हम फंस जाएंगे। तो गैसलाइट जो लोग करते हैं वो वैलिडेट नहीं करते हैं। एक तो वो आपको बोलेंगे, डिनाई करेंगे। आपने कभी आपका झगड़ा हुआ, आपको वो बोलेंगे कुछ और बाद में आप उनसे पूछोगे नेक्स्ट टाइम तो वो बोलेंगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं, आपके नजरिए से किसी को किसी रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच होना हो तो मूव ऑन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए और कैसे निकलना चाहिए? जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो उनका डिवोर्स हो रहा है, बट शी इज मैरिड फॉर ओनली 2 इयर्स, 2 साल हुए उनकी Okay. शादी को, एंड उनका डिवोर्स हो रहा है। एंड प्रॉब्लम ये है कि डिवोर्स वो नहीं चाहती है, डिवोर्स उनके पेरेंट्स चाहते हैं, बिकॉज अब्यूजर है उस हस्बैंड। अच्छा, तो वो मारपीट करते हैं घर पे, एंड देन यू नो। पॉडकास्ट वाला नमस्कार, मैं हूं आरजे आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट वाला आनंद शो, जहां पर हम बातचीत करते हैं किसी खास मेहमान से और वो मेहमान जो होते हैं वो बताते हैं आपकी जिंदगी में चल रही समस्याओं का हल। अगर मैं आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या जो पूरे भारतवर्ष में या कहूं तो पूरे यूनिवर्स में जो सब लोग इससे सफर कर रहे हैं, ज्यादातर वो लोग जो किसी रिलेशनशिप में हैं या उनकी शादी हो चुकी है या शादी अभी होने वाली है। अगर सीधे सीधे तौर पे कहूं तो आजकल लोगों के रिलेशनशिप चल नहीं रहे, उनकी बहुत ज्यादा एज नहीं है, उनकी शादियां चल नहीं रही। इसके पीछे के रीजन क्या है? शादियां तो पहले भी होती थी, रिलेशनशिप पहले भी होते थे, लेकिन उनका एक एज होती थी, लॉन्ग लास्टिंग चलते थे। लेकिन आजकल बहुत कम टाइम हो गया है, लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इरिटेट होने लगते हैं। वही पर्सन जो एक टाइम तक उनके लिए जिंदगी का साथी था और कुछ समय बाद वह इंसान उनको परेशान क्यों करने लगता है? ऐसे न जाने कितने सवाल आज हम पूछने वाले हैं, क्योंकि तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और मैं डॉक्टर सोनाली जी के बारे में बता दूं, ये लाइफ कोच हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं। न जाने कितने डेली इनके पास पेशेंट आते हैं इस तरह की अपनी प्रॉब्लम लेकर कि जहां पर रिलेशनशिप इशू रहते हैं। तो आज अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा इशू चल रहा है, कोई समस्या चल रही, कोई परेशानी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी बात से आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, जबकि उसी पार्टनर के साथ एक जीवन निभाने का आपने वादा लिया था, तो आपको इस वीडियो में बने रहना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा खास हैं और उनके उत्तर और उनके जो एग्जाम्पल आपको सुनने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस शो थैंक यू में। वंस अगेन। ओके, सो सबसे पहले डॉक्टर सोनाली, हाँ जी आज हम अगर बात करें तो आप अपने आगे लाइफ कोच लगाते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस कोच की बात करते हैं। जी तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का कि जब कभी भी किसी इंसान के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है खुद के साथ, जी तब वो इस तरह की चीजें सफर करता है या शुरुआत करता है लाइफ में कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है या समाज में कुछ ऐसी नई चीजें करनी है। तो कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि हर इंसान का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसी के बेस पे वो आगे चीज़ें करना चाहता है, बिकॉज वो उससे इंस्पिरेशन लेता है, बिल्कुल सही बात है। राइट। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया था जब मैं आपको बता दूं कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इमोशनल हूँ बट इंटेलिजेंट नहीं थे। इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जरूरी है आज की तो डेट में। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। तो जब मेरी लाइफ में ऐसा फेज़ आया कि मैंने स्ट्रेस, एंजाइटी एंड यहाँ तक कि डिप्रेशन में थी मैं वहाँ पे, तो देन आई रियलाइज कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम किया। देन आई गॉट सर्टिफाइड इन इमोशनल इंटेलिजेंट एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच। अच्छा अच्छा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद विमेन बेसिकली, बट देन जो भी जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो आजकल लोनलीनेस हो रही है और इमोशनली जो लोग लोग अकेलापन ज्यादा अकेलापन जो महसूस बहुत कर रहे ज्यादा हैं। महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 90% ऑफ लोग रिलेशनशिप की वजह से इस चीज को फेस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है हाँ आपसे। जी पहले मैं इस जी चीज को थोड़ा सा आपको भी रोक रहा हूँ कि कोई इंसान कैसे पता करे जी कि वो लोनलीनेस महसूस कर रहा है, उसे एंजाइटी हो रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे फेयर हो रहा है, उसको कैसे पता चले? जैसे मुझे हो रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे हो रहा है?
इसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और अच्छा। इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं। तो अच्छा। फिजिकल सिम्टम्स में अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो फिंगर्स शेक करने लग जाती है, अच्छा। तो वो चीज़ें हैं। और पर्स्पिटेशन होती है, आपको पसीना आने लग जाएगा, ठीक है। घबराहट होने लग जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। बट इमोशनली अगर देखा जाए, किसी को अकेलापन फील हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा उसका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, अच्छा। तो वो विड्रॉल कर लेगा अपने आप को। सोशल विड्रॉल एक बहुत बड़ा सिम्टम है एंजाइटी का, लोनलीनेस का, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाती है सिचुएशन। और इन सब के पीछे एक रीजन सिर्फ एक है, रिलेशनशिप। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा 90% केसेस में मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स में हम्म। कि दे आर सफरिंग फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज, और उसकी वजह से उन्हें ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ केसेस में आप प्रोफेशनली भी फेस करते हैं ये सब चीज़ें, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो उतना ज्यादा अंदर तक आपको इफेक्ट नहीं डालता इफेक्ट है। नहीं करता है। करेक्ट। तो रिलेशनशिप में क्या क्या इश्यूज आते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो जी ज्यादा मोस्टली किन चीजों को लेकर लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, खासकर शादीशुदा लोग, और एक जो शादीशुदा नहीं है लेकिन जी रिलेशनशिप में, तो किस तरह के इश्यूज ज्यादा आते हैं? जी, बिल्कुल। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स में, उनकी एक ही शिकायत रहती है कि कम्युनिकेशन उनको नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर से, अच्छा। और इमोशनली विड्रॉल कर लेते हैं कुछ पार्टनर्स। हम्म। तो क्या होता है, जब हम पहले क्या होता था, हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, हम्म। तो पहले के ज़माने में हम एक दूसरे के घर जाते थे बिना बताए, बिना पूछे। हम्म। फिर आए धीरे-धीरे फ़ोन, तो हम फ़ोन करके जाने लगे कि हम हम्म। आ सकते हैं क्या? अभी तो क्या हो गया, इतनी स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट हो गए हैं कि लाइक लोग एक दूसरे से कनेक्ट फिजिकली अपने घर में भी नहीं करते नहीं हैं। हो पा रहा। एक कमरे से दूसरे कमरे में लोग कॉल करते हैं बात करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया, या बोल लीजिए आप, जो फास्ट इतनी लाइफ हो गई है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लोग अपने आप को प्रेफर करते हैं कि आप इंटरनेट पे चैटिंग ज़्यादा करें, दूसरों से ज़्यादा बात करें, रादर देन आप आपके जो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व करना नहीं चाहते लोग। आज की डेट में मुझे जो फील होता है कि जिनको लोग नहीं जानते जी, उनसे बात करना ज्यादा प्रेफर करते कंफर्टेबल हैं, फील करते और हैं। जिनको जानते हैं उनसे थोड़ा सा जी, बात करना इसका एक बहुत बड़ा पसंद। कारण कारण है। क्या है? हाँ। हाँ, फियर ऑफ जजमेंट। ओके। उनको लगता है कि मुझे जज किया जाएगा अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, तो मेरी फीलिंग्स को वैलिडेशन, और कई पार्टनर्स ना अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स को वैलिडेट भी नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ, जब आप एक रिलेशनशिप में आए, आपकी शादी हुई है, वहां पे जज करने जैसी दिक्कत क्या आ गई है? जी, जज करने वाला नहीं, लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि उतनी ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन की या बातचीत करने की, या फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप इश्यूज़ को अंडर द कार्पेट रखने शुरू कर देते हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हो जाते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पार्टनर, अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो इन चीज़ों से हटता है, आप किसी को कन्फ्रंट करते हो किसी चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे इश्यूज फिर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो वो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, इसमें कौन ज्यादा सफर कर रहा है, मेन कर रहे हैं, वुमेन कर मेरे रहे हैं? पास वुमेन ज़्यादा आती हैं, और अच्छा। हाँ, मैंने ये देखा कि इमोशनली दे आर वेरी वेरी लोनली, मतलब बिकॉज मेल पार्टनर्स बिजी हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, और जो वुमेन दे आर नॉट वर्किंग, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र कर अच्छा, रही कभी हैं। आपने ऐसा महसूस किया, जैसे आपने बताया विमेन ज्यादा आती हैं, जी, कभी आपने महसूस किया कि हो सकता है कि मेन कह ना पाते हो, शेयर ना बिल्कुल। कर पाते हो अपनी बात को, जी, लेकिन बिल्कुल। लोनली तो वो भी फील कर रहे हैं, बिल्कुल, लाइफ में तो उनके 100%। भी कोई कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही चीज़ आपने बहुत सही बात बोली कि शेयर नहीं करते हैं वो। फीमेल्स फिर भी शेयर कर लेती हैं, अपने फ्रेंड से कर लिया, या मतलब कोच हैं तो उनके साथ कर लिया। मेल्स तो फिर भी आई थिंक कोच के साथ भी बात करने के लिए थोड़ा-सा हेजिटेट करते हेजिटेट हैं। होता है। जी, बिल्कुल। पर लेकिन प्रॉब्लम सबके पास है, ये मतलब 90% ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीट इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन, दे आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। राइट। अच्छा, ये क्या रूप ले सकता है, ये मतलब कितना डरावना है किसी के लिए कि अगर कोई इंसान अकेलापन महसूस कर रहा है, हुँ, एक 20 लोग के घर में रहने वाली जगह पर, या हुँ। 4 लोग भी हैं या 5 लोग भी हैं, उसके बाद भी अकेलापन महसूस कर रहा है, तो ये उसकी जिंदगी को आगे क्या, इसका सिम्टम्स क्या होगा, क्या दिक्कत कर सकता है किसी इंसान के लिए? जो लोनलीनेस है वो आपके इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज़ क्या होता है कि आप अकेला रहते हैं, और आप और अकेला कर लेते हैं अपने आप को। हम्म। बात नहीं करना चाहते दूसरों से, हम्म। एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, आपका मन नहीं करता कुछ करने का, हम्म। आप सैड रहने लग जाते हो, आपके फेस पे दिखता है वो सब, हम्म। एंड इसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है, जी, फिर आदमी बिल्कुल। बीमार पड़ना फिजिकल शुरू हो हेल्थ जाता है। भी इफ़ेक्ट होती है अच्छा। उससे। अच्छा, करेक्ट। मैं इस चीज़ को पहले मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि पहले लोग अगर किसी पार्टनर को कुछ भी दिक्कत हो जाती थी तो दूसरा वाले को इफेक्ट करता था। आज की डेट में उतना ज़्यादा कुछ ऐसा रह नहीं गया है। जी, डोंट नो कि बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर उसका पार्टनर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या कोई सफ़र कर रहा है, तो दूसरे वाले पार्टनर को तब भी सारी चीज़ें करनी होती है। जी, बिल्कुल, क्योंकि इमोशनल नहीं है लोग आजकल ज़्यादातर, और जो ये प्रॉब्लम आपने पूछी, तो कम्युनिकेशन एक इशू है, हुँ। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। हुँ। उसके साथ-साथ ये है कि लोग
इमोशनली नहीं जुड़ रहे एक दूसरे के साथ, हम्म, क्योंकि लॉजिकल ज़्यादा हो गए हैं लोग, अपनी गोल सेटिंग, इंडिविजुअलिज्म हो गया है, ये भी एक हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक पार्टनर है हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ अपने अलग गोल्स उनके हैं कि अगर वर्किंग है तो मेरे ये गोल्स हैं, तो इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा हो गया रादर देन टुगेदरनेस। टुगेदरनेस, जी ओके। बिल्कुल। फैमिली से अलग रह के रहना है, अलग बिल्कुल। मतलब न्यूक्लियर हाँ, फैमिली रह गई है। एग्ज़ैक्टली यही मैं बोलने वाली थी कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इस चीज़ को लेके। हम्म, बिकॉज़ मेरी एक फ्रेंड है, आई विल टेल यू कि हम्म, वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट। हम्म, एंड वो मुझे ये बताती हैं कि उनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसी इशू होती है और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, इन लॉज हो गए हम्म, और वो उनके पास लोग हैं बात करने के लिए। अब आप क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज में जा रहे हो, दो लोग हैं, एक बच्चा है, बच्चा कई बार नहीं भी है, लोग प्रेफर हम्म, नहीं करते, हम्म, तो आप किससे बात करो? अगर आपके हस्बैंड से बात नहीं हो रही तो आप अपनी वेंटिंग नहीं आप किसी से कर पा रहे हो, तो यही रीज़न है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं और वो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं रिजॉल्व नहीं हो रही, बढ़ ही और वो रही हैं। पाइल अप होती जाती हैं माइंड में। गॉट इट, गॉट इट। या अच्छा, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर हमेशा एक वर्ड आता है, रेड फ्लैग्स। जी। और कहते हैं कि जब रेड फ्लैग्स आने लगते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जी। तो बेसिकली रेड फ्लैग्स है क्या, और ये किस किस तरह और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है जो कि रिलेशनशिप को आपको खराब करने में, डिस्ट्रॉय करने में वो कर रहा है आजकल? देखिए आजकल बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं रेड फ्लैग्स में। एक तो घोस्टिंग हो गया, हम्म, गैस लाइटिंग हो गया, हम्म, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ हो गया, जिसमें ओके, जो ये इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हम्म, फिर इसके अलावा होवरिंग हो गया, हम्म, स्टोन वॉलिंग कहते हैं एक चीज़ होती है, हम्म, वो हो गई है। तो इमोशनल डंपिंग भी एक तरह की हाँ, प्रॉब्लम है, हम्म, रेड फ्लैग है। हम्म, और फिर सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे लगता है कि झूठ बोलना, हम्म, है ना? मतलब अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से झूठ बोल रहा है और रिपीटेडली आपको ये साइंस दिख रहे हैं, हम्म। तो आई थिंक इससे बड़ा कोई रेड फ्लैग नहीं है। मुझे लगता है लोग झूठ और क्यों बोलते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता चल ही जाता है कि आप झूठ पता बोल चल रहे ही हो कि नहीं, जाता बिल्कुल है। पता चल और जाता है। स्पेशली मैंने देखा जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म, तो आप कितना भी छुपा ले और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे तीसरे तीसरे, तो वो हम्म, चीज़ें ना रेड फ्लैग हैं हम्म, डेफिनेटली। चीटिंग हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए हैं। तो ये जो भी आपने टॉपिक्स एक चीज मुझे बताया है, रेड फ्लैग्स में नार्सिसिस्ट अब्यूज हो गया, घोस्टिंग हो गया, इनको थोड़ा सा गैस एक एक करके लाइटिंग हो समझाएं गई। कि डिफरेंस क्या है इन सब में और ये क्या क्या होते हैं बेसिकली। ओके। हम्म, तो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ की हम पहले बात करें तो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या अच्छा, होता है कि इंसान अपने मैं जीता है कि अच्छा, मैं ही हूँ जो भी है, तो उसका जो इम्पोर्टेंस होती है, सेल्फ डोमिनेटिंग इम्पोर्टेंस, पर्सनालिटी। डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, दूसरे को, अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसे रखना कि मेरे हिसाब से चले, ओके। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। हम्म, और इसके लिए मैं बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है हम्म, एंड उन्होंने बहुत सफ़र किया इस चीज़ को लेके। अच्छा, शी वॉज इन लव विद अ मैन, हम्म, मतलब वो नार्सिसिस्ट, उस टाइम नहीं पता था हमें कि नार्सिसिस्ट हैं, बट उनके ट्रेट्स बिल्कुल वही थे। हम्म, अब वो क्या करते थे कि उसको बहुत ज़्यादा कभी प्यार दिखाया, हम्म, कभी बिल्कुल ही प्यार नहीं। और हम्म, प्यार की भी बात नहीं है, मतलब कभी बिल्कुल आप उसको डीमीन करते हैं। छोड़ जो दिया। नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये हम्म, आपको डीमीन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना लो कर देते हैं हम्म, कि आप, मतलब पहले आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाएंगे, जिसको हम लव बॉम्बिंग कहते हैं। बिल्कुल। तो वो आपको एक हाई पे लेके जाते हैं हम्म, और फिर उसके बाद वो आपको सीधे लो पे लेके जाते हैं। हम्म, तो ये हाई लो का पैटर्न उनका चलता रहता है, ग्राफ की तरह। तो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम थिंग, हम्म, एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई एंड फाइनली, लेकिन उसको निकलने में इस चीज़ से बहुत टाइम लगा। एंड इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपको अपने अब्यूज़र से ही प्यार हो जाता है। मतलब जो वो इतना ज़्यादा उसको क्लोज थी कि उसकी सारी चीज़ें, उसको वो नेगेटिव, उसमें कुछ नहीं एक्सेप्ट कर दिखता लेता है था। सामने वाला। एक्सेप्टेंस होती जा रही थी, हम्म, हर हर चीज़ वो एक्सेप्टेंस होती जा रही थी एंड शी वॉज नॉट एबल टू कट आउट फ्रॉम हम्म, हिम। और ऑलमोस्ट लाइक 10 months to 1 year वो एंग्जाइटी में थी, स्ट्रेस में थी, ओ माय गॉड। बिल्कुल। एंड उसको थेरेपी लेनी पड़ी हम्म, एंड इट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर हर एंड लकीली आई वाज देयर फॉर हर। बट एट उस टाइम मुझे पता चला कि ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं और ये कितना हम्म, ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप उस चीज़ से निकल गए तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो आपकी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल बैंड बजानी। बैंड बज अच्छा, जाती है। मुझे एक चीज बताएं, तो ऐसे में अगर ये किसी फीमेल के साथ हो रहा है, किसी मैन के साथ हो रहा है, किसी और भी रिलेशनशिप में हो रहा है, जी। तो क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पे, आपको जितना ज़्यादा आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको कन्फ्रंट करेंगे कि आपने ऐसा हम्म, क्यों किया, हम्म, वो उतना ज़्यादा उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें, क्योंकि वो अच्छा, आपकी मेंटल हेल्थ को ऊपर नीचे करना चाहते हैं। हम्म, तो ये चीज़, अगर आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए आपको विड्रॉ करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज कहाँ हैं आपकी। हम्म, यू हैव टू सेट अ बाउंड्री हम्म, एंड आपको पीछे हटना है, हम्म, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। सेकेंडली, जितनी जल्दी हो सके आप उनके साथ
मतलब कट ऑफ करें और बेसिकली आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ बाहर जाए, आए, ये क्योंकि कहना चाह इसका रहे कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो नार्सिसिस्ट अब्यूजर होते हैं, ये हैं। एक सिंड्रोम भी है। हम्म अगर ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है तो ये जो पर्सन है, जो अब्यूजर है, हम्म वो उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। पर हम्म सबसे पहले तो अवेयरनेस की ये सिम्टम्स होते हैं हम्म और ये चीजें, और उस बंदे को खुद से जब तक अंदर से नहीं आता हम्म कि मुझे इस चीज को हैंडल करना है, मुझे इस चीज से, अगर उसको अवेयरनेस ही नहीं है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, कि ये मुझे दे है भी है ना। मुझे है भी है, करेक्ट, वो उनकी पर्सनालिटी होती है। हम्म तो इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो हम्म इट्स सबसे ज्यादा बेस्ट है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हम्म उनको ज्यादा उनकी लाइफ में ना करें और उनको फ्यूल ना दें। उनके लिए फ्यूल होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, हम्म तो आप उसमें ना पड़े। और आप हाँ, एक और चीज ये लोग करते हैं हम्म कि ये आइसोलेट कर देते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसको लिटरली वो आइसोलेट कर देते हैं, सोशली आइसोलेट कर देते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से भी। और क्यों करते जॉब हैं? छुड़वा दिया, सब, दोस्तों को ब्लॉक करवा दिया, बिल्कुल, फैमिली वालों से बात नहीं करनी, बिल्कुल, सिर्फ यहीं रहना है, वही बिल्कुल। करना है क्यों? जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। हम्म, क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जो उनके साथ वो कर रहे हैं, वो वैलिडेट नहीं करते। और ये लोग ना गैस ये लाइटिंग भी फियर करते हैं। होता है क्या उनको किसी चीज का, क्या क्यों करते लो हैं ऐसा? सेल्फ एस्टीम इनका जो क्या होता है, हाँ, हम्म ये इनका इसका रीजन होता है कि हम्म, या तो बचपन में उनका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होगा, अच्छा। मतलब चाइल्डहुड जो है बहुत हम्म ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा पेरेंट्स के हम्म, साथ। इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली है, तो ये ओके। एक्सट्रीम केसेस में होता है। हम्म, तो वो सामने वाले को इतनी वैल्यू करते नहीं होंगे नहीं, उस नहीं, टाइम पे। इतनी नहीं, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं मतलब लाइक प्राइम मिनिस्टर ही हूँ और मैं हम्म ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना। लिटरली उनकी ग्रैंडियोसिटी, मतलब वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को इतना बढ़ाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा, कहीं इन केस अगर उनके साथ कभी कुछ इस तरह का हुआ कि उनको किसी ने इस तरह की चीज़ों को नहीं हैंडल किया, हुँ। या उनको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, किसी ने उतना नहीं किया, तो ये तो खुद को हार्म भी कर लेते होंगे, क्योंकि उनको तो हजम ही नहीं होगा कि सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है मेरे लिए। हाँ, तो ये अलग हट जाते हैं। जैसे इनको दिखता है कि इनको फ्यूलिंग नहीं मिल रही है एक हाँ। बंदे से या बंदी से, तो वो अपने आप को खुद ही विथड्रॉ करते हैं। और ये लोग ना कभी लॉयल नहीं होते। हम्म ये हमेशा रिलेशनशिप चेंज करते रहेंगे 2 हम्म से 3 साल में। बिकॉज़ क्या होता है, आपका असली चेहरा कभी ना कभी तो सामने आएगा। बिल्कुल 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 सामने तो आएगा। यही चीज़ है। ओके। सो अभी आपने नार्सिसिस्ट के बारे में बताया, आपने और भी बहुत सारे टर्म्स उसमें बताए थे, उसमें से जी, कुछ और दूसरा कोई टर्म बताइए आप मुझे, जैसे घोस्टिंग हो गई, गैसलाइटिंग। बेसिकली गैस हाँ, लाइटिंग हो गई, घोस्टिंग, ये क्या होता है? गैसलाइटिंग मैं आपको बताऊँ तो ये नाम कहाँ से आया, हम्म 1944 में एक मूवी आई थी, इंग्लिश मूवी, अच्छा। उसका नाम था गैसलाइट। ओके। और इट वाज बेस्ड ऑन अ ड्रामा व्हिच केम इन 1938। तो आप सोचिए कब से चला आ रहा है ये। हम्म साइकोलॉजिकली, मुझे लग रहा है चल तो बहुत पहले से रहा है, नाम लेकिन अब दिए गए नाम अब दी गए हैं और हैं। लोगों को पता अब चल रहा है, क्योंकि हम्म नाम हमें नहीं पता था ये, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं। हम्म तो इंडिया में ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये सिम्टम्स होते हैं, बट हम्म नहीं पता। हम्म तो गैस लाइट में, उसमें मूवी में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने शादी करी थी एक लड़की से हम्म फॉर हर वेल्थ, मतलब हम्म उसकी ज्वेलरी के लिए, उसके ओके। पैसों के लिए शादी करी थी। एंड उसको वो चाहता था कि उसको मेंटली इतना अनस्टेबल कर दे कि वो हम्म बिल्कुल सारी चीज़ें उसके पास आ जाए और उसको वो मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दे। हम्म राइट। इसके लिए उसने क्या किया कि वो फ्लिकर करता था गैस लाइट, जो लाइट पुराने ज़माने में होती थी, वो उसको फ्लिकर करता था मैनुअली। एंड हम्म, देन व्हेन वो उसको बोलती थी, तो ही यूज्ड टू से कि ये नहीं हो रहा, ये तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बोलता था। और तो ओके। गैस लाइट जो लोग करते हैं वो वैलिडेट नहीं करते हैं। एक हम्म तो वो आपको बोलेंगे, डिनाई करेंगे। आपने कभी आपका झगड़ा हुआ, आपको वो बोलेंगे कुछ और बाद में आप उनसे पूछोगे नेक्स्ट टाइम, तो वो बोलेंगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ओके। और ये चीज़ें होती आ रही हैं और मुझे लगता है हम्म हमने भी किया है ये। बिल्कुल किया है, हमारे है साथ ना? हुआ भी है, हाँ, लेकिन उस चीज को हम उस तरह समझ नहीं छोटे पाते बड़े कितना लेवल बड़ा पे। इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन गैसलाइट जो करते हैं वो लोग ना रिपीटेड, और नार्सिसिस्ट करते हैं ये। हम्म तो ये रिपीटेडली करते हैं। एक हम्म बार 2 बार हमने भी किया है, मतलब मैनिपुलेशन सभी करते हैं लाइफ में। तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि सामने कौन बिल्कुल। है। तो भगवान तो कोई भी नहीं है, बट हाँ, आप किसी के मेंटल हेल्थ से नहीं खेल सकते। तो हम्म, इसमें फिर आप उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत डाउन कर देते हैं। हम्म, मतलब आप क्वेश्चन करने लग जाता है विक्टिम कि मतलब क्या, मतलब आप उनकी रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं। और हम्म, अब वो ये सोचता है कि अगर ये मैंने नहीं बोला या इसने नहीं बोला तो क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें, सेल्फ डाउट क्रिएट सेल्फ होना शुरू। डाउट, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। आप कंफ्यूजन में ही रहते हो हर समय कि ये सच में हुआ था कि मतलब मेरी इमेजिनेशन है। हम्म। सो तो अभी एक चीज मुझे और बताएं, ये आजकल डाइवोर्स एक बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि इंडिया में, पहले हमने ज्यादातर हम यूरोपियन कंट्रीज में या इस तरह के हम वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा देखते थे कि लोग डाइवोर्स करते थे, उनके लिए नॉर्मल थिंग थी। आजकल जी, इंडिया में लोग, दो रीजन है, एक तो डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, दूसरा शादी करने से बच रहे हैं, जी, उनको डर लग रहा है। जी। शादी पहले मतलब मानते थे कि एक बहुत पवित्र रिश्ता है, आज की डेट में उनको लगता है कि शादी करने से हम फंस जाएंगे, हम्म। परेशान हो जाएंगे। क्या ये रीजन क्या है?
फेल क्यों हो शाद रही मैरिजेस? फेयर मैरिज का इसलिए है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में, हम्म। जो मेल्स हैं वो अवॉइड करें ज़्यादातर। हाँ, फीमेल्स तो फिर भी अंडर प्रेशर दे गेट 100%। मैरिड, बट मेल्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अवॉइड करते हैं, लाइक दे आर 35 अबव बट दे आर स्टिल नॉट मैरिड एंड हम्म। करना भी नहीं चाहते, बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा। हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड है, इज लाइक कि मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में कि मुझे डर लगता है। एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, उनका पास्ट जो एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के साथ है, हम्म। तो वो चीज़ को लेके वो फेयर है उनके मन में कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैरिजेस वर्क नहीं करती हैं। हम्म। तो ये एक फेयर है। सेकेंडली, फ्रीडम चाहिए आजकल सबको। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप चाहते हैं कमिटमेंट ना हो, अकेले रहना चाहते हैं, बिकॉज हम्म। आप अगर आप इतने लंबे टाइम तक अकेले हैं, प्लस लोग एक्सप्लोर बहुत कर रहे हैं आजकल। हम्म। तो वो जब इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं हर किसी के साथ, तो वो देखते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा बिल्कुल। तो उसकी वजह से वो बचते हैं इस चीज़ से, मुझे हूँ। ऐसा लगता है। अभी जैसे आपने एक्सप्लोर करने की बात की या शादी की बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं शादी तो बीच में आ ही नहीं रही अब। जी। जो शादीशुदा लोग हैं वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल। वाइफ स्वैपिंग, आप दिल्ली जैसे हाँ जी। सिटीज में आप जाएं, वहाँ पे लोग वाइफ एक्सचेंज कर रहे हैं। और अगर शादी की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की डेट में इन बड़े शहरों में किसके नहीं है? बिल्कुल। तो और ये पता होता है, जी, हस्बैंड को जी। भी पता होता है, वाइफ को भी पता होता है। उसके बाद ये चीजें, मतलब मैं अगर जानना चाहूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? पहले भी तो शादियां होती थी, पहले भी लोग रहते थे, ये चीज, ये कल्चर क्यों आता जा रहा है, कहाँ से सीख रहे हैं लोग? पहले जो क्या होता था, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है बहुत प्योरली होता था, और वो राइट। प्योरली बेस्ड होता था कि भाई शादी करनी है और बच्चे करने हैं। हम्म। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि आपने एक ब्रिज है सपोज, हम्म। तो उसका इंस्टीट्यूशन ये था बेस कि हम्म। शादी, बच्चे और नाम आगे बढ़ाना है, हम्म। बहुत पहले। हम्म। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आप अलग रहने लगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी, पहले बिजी रहते थे ज़्यादा सब लोग। हम्म। मैरिज में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, और होती भी थी तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, हम्म। बिकॉज वेमेन जो थी इतनी इंडिपेंडेंट पहले नहीं थी। हम्म। आजकल जो मैंने देखा डिवोर्स के जो मेन रीजंस हैं, वो इसलिए होते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए लोग, महत्वाकांक्षी जो बोलते हैं कि सब अपनी हम्म। अपनी उसको गोल्स को सेट करते हैं और पर्सनली वो उसको लेना चाहते हैं, और अगर वो पार्टनर से फुलफिल नहीं हो रहा तो वो बाहर कहीं देखते हैं। हम्म। सेकेंडली, जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं वो आप देखें तो 40+ ऊपर ही, मतलब आप ऐसे नहीं कह हम्म। सकते, लोग रह रहे हैं साथ में, हम्म। दे विल स्टे फॉर 10 years 15 years। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद प्लेट्यू आ जाता है ना हम्म। रिलेशनशिप में, और कई जगह इमोशनल विड्रॉल हो जाता है पार्टनर की वजह से, तो फीमेल्स जो हैं दे फील लोनली। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो डिवोर्स ले रहे हैं, वो इसी रीज़न से है कि हमें इमोशनल नहीं मिल रहा है, पैम्परिंग नहीं मिल रही है, जो कि पैम्परिंग नहीं मिल पहले रही है। शुरुआत के 10 सालों में मिल रही थी। जी। इतना अटेंशन मिल रहा था, जी। सारी चीजें, ट्रीटमेंट और एक्साइटमेंट, सारी चीजें रहती थी। अब वो 10 साल बाद वो चीजें नहीं हो पा नहीं रही हो पा रही है, करेक्ट। हैं। तो जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो उनका डिवोर्स हो रहा है, बट शी इज मैरिड फॉर ओनली 2 years, 2 साल हुए उनकी ओके। शादी को, एंड उनका डिवोर्स हो रहा है। एंड प्रॉब्लम ये है कि डिवोर्स वो नहीं चाहती है, हम्म। डिवोर्स उनके पेरेंट्स चाहते हैं, बिकॉज अब्यूजर है उस हस्बैंड, अच्छा। तो वो मारपीट करते हैं घर पे, हम्म। एंड देन तो वही मैं जो कह रही थी कि अपने अब्यूजर से ही आपको प्यार हो जाता है, उसको हम्म। स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, तो वो शी इज हम्म। नॉट एबल टू डिटैच। हम्म। तो बोलती है मुझे डिटैच होना है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू टेक डिवोर्स। तो ये भी हम्म। एक रीज़न है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अगर इन लॉज की या पेरेंट्स की, तो ये हम्म। बहुत बड़ा एक रीज़न है। ओके। तो अगर एक ऐसा एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस आपके लाइफ में रहता है, ठीक है, तो वो हमेशा माइंड में चलता रहता है, तो उससे लोग आगे भी नहीं बढ़ पाते। जी। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि शादी ना करने का, क्योंकि किसी के बैक में एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो उनको लगता है कि आगे इस तरह का फिर होगा, और ये प्रॉब्लम जो मैं फेस करके निकला हूँ बाहर निकल पाऊँ। तो इसको बेसिकली मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं, आपके नज़रिए से किसी को किसी रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच होना हो, तो मूव ऑन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए और कैसे निकलना चाहिए? मूव ऑन करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि कल मेरा ब्रेकअप हुआ या कल मेरा डिवोर्स हम्म। हुआ तो मैं आज, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। हम्म। सो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। हम्म। अभी आपको फिजिकली चोट लगती है, उसको भी हील होने में 15 दिन लगते हैं। हम्म। तो ये तो वो फिजिकल दिखने वाली चोट है। हम्म। आपको दिल पे जो चोट लगी है वो हील होने में आपको कितना टाइम लगेगा? हम्म। सालों लग जाते हैं। तो मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी चीज़ें, आप भाई एक तो सोचें ही ना कि क्या है क्या नहीं, आप हम्म। डिलीट कर दें सब कुछ। हम्म। क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो उनकी स्टोरीज, फिर आप उनकी फोटोज देख रहे हो, आपके माइंड में आ रहे हैं, आप जहाँ से भी जाते हैं आपको याद तो आती है। तो हम्म। याद हमेशा रहेगी, बट आपको आगे निकलना पड़ेगा उससे। हम्म। तो
ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, आप मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें कि आप, और सबसे सबसे बड़ा ये होता है कि सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट रिवेंज। आप अपने आप को ग्रो करने पे फोकस करें, तो ये सबसे बड़ा मूव ऑन है। और वो चीज़ें, अब हम जो कहते हैं ना मूव ऑन होता क्या है, अभी आजकल तो लोग हर 2-2 दिन में मूव ऑन कर रहे हैं। तो अभी अभी आज गर्लफ्रेंड है, झगड़ा हो गया तो वो दूसरी जगह चैटिंग शुरू हो जाती है। तो मूव ऑन ऐसे हो रहा है आजकल। बस जो रियल प्यार करते हैं और उसको लोग, बोल देते हैं कहीं निकलने के लिए कहीं जाना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, वो एक डायलॉग बन गया है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा। नहीं, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है मेरे मन में हम्म कि आपने बोला कि अगर आपके साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आप अपने आप को बिजी करो, जी, अपने आप को आगे बढ़ने में मदद करो, अपने आप को ग्रो कर। ग्रो करने में। तो लोग वहीं बिजी हो जा रहे हैं, इसलिए लोनलीनेस फील हो रही है उनको, जी, क्योंकि अब वो घर पर हैं, 4 लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, वो अपने काम में लगे रहेंगे, अपने फोन पे लगे रहेंगे, बाकी लोगों को लगेगा इसको पता नहीं क्या हो रहा है, और ना किसी से बात करेंगे, तो यहीं से कहीं ना कहीं फिर एक लोनलीनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ है, आपको अपने एक आसपास ऐसे लोगों को रखना है। हम्म मतलब लोनलीनेस क्रिएट तो होती है, हम्म ठीक है, बट एक चीज़ और देखिए, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना, जैसे आप लैडर चढ़ते हैं, तो आप हम्म अकेले होते जाते हैं, क्योंकि जो हम्म लोग आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं मैच करेंगे नहीं कर ना, पाएंगे, वो आपके वो साथ ही आपके नहीं रह पीछे रह पाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। आपको वो चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी प्रोफेशनली अगर हम बात करें। हम्म बट इमोशनली हम बात करें तो वो आपके हाथ में है। आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना होगा। जो आपकी लाइफ में अगर एक बंदा भी ऐसा है ना, जो आपको कहता है कि भाई आई बिलीव इन यू, हम्म ओनली वन पर्सन यू नीड टू बिलीव इन यू, हम्म तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ओझा सर की एक बात बताता हूँ आपको। ओझा जी को जानते होंगे आप। यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और हम अच्छा डाल के बिल्कुल जी स्टाइल जी में जी। बोलते हैं। कहते हैं मेरी वाइफ बोलती थी, जैसे मुझसे बोलता था, जब मेरे पास कुछ नहीं था हम्म कि यार मुझे ना मर्सिडीज खरीदनी है एक, हम्म तो कहते एक क्या करोगे, 2 ले लो, एक से आप जाना एक से मैं जाऊंगा। कह रहा मेरी सक्सेस के पीछे कि मेरी वाइफ का हाथ है, बिल्कुल क्योंकि उसको, मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे, उसको ओवर कॉन्फिडेंस था। राइट। कहते जब इस तरह का पार्टनर मिल जाए ना, तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी काम को आप कर रहे हैं और दूसरा इंसान आके बर आपसे मात्र ये कह दे कि यार ये कर नहीं, तुम इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप, मुझे लगता है कि और ज़्यादा पावर और ज़्यादा आपको हिम्मत मिल जाती है उस काम को करने में। एक मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए, अगर आप एक दूसरे की तारीफ करना या एक दूसरे को सपोर्ट करना, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अगर आप शुरू कर देंगे, तो मुझे लग रहा है कि कभी डाइवोर्स जैसी स्थिति आएगी ही नहीं आपके बिल्कुल, आस। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और जहां से सपोर्ट मिलने लगता है, फिर वहां पर लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो करेक्ट, जाते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान आपको टाइम दे रहा है, बिल्कुल। वो आपको नर्चर कर रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, जी वो आपको गिफ्ट दे रहा है, तो जी। फिर आपको लगता है कि ये तो मात्र नाम का रजिस्टर में हस्बैंड है मेरा, सारी चीजें तो अच्छे वो वहां से उससे मिल रही मिलेंगे। हैं। राइट। एक ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन आपने वाइफ स्वैपिंग का मुझे उत्तर नहीं दिया, वो क्यों हो रहा है? ये तो शौक हो गया लोगों का बेसिकली। हाँ, तो ये फैंटेसी है ना बेसिकली, लोगों की जो ये जो इंटरनेट में आजकल देखते हैं, ये लोग फैंटेसाइज करते हैं। हम्म और ये मुझे लगता है कि एक तरह की मेंटल बीमारी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल, हम्म और ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप बोलें, बट उसका एक रीजन, बट वाइफ स्वैपिंग, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, वाइफ स्वैपिंग क्यों बोलते हैं पहले तो। हम्म कि वो हस्बैंड भी तो स्वैप हो रहे हैं। आज से तो हस्बैंड वाइफ स्वैपिंग। हाँ। तो ये चीज़ हम्म है, और हो रही है लेकिन, हम्म और बड़े बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में भी हो रही है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है ये चीज़ हम्म लोगों को करते हुए। हम्म। और कोई छोटे क्लाइंट शहर आया में, इस तरह का आपके पास, नहीं क्लाइंट जिसको तो इस तरह अभी की तक कोई बीमारी हो, इस तरह को? नहीं, मैं क्लाइंट नहीं आया। हम्म बट ऑन द कैमरा में बोलना नहीं चाहती। हम्म तो चीज़ें ओके। हैं जो मैंने देखी हैं खुद से। आपको मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, तो कोई एक डॉक्टर एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा ना माइंडसेट, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, वो करने की इच्छा रखता है। ये हमारे बचपन से भी कहा जाता था, हमको सिखाया जाता था। तो करे आज की डेट में कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने कोई एक थ्रीसम वीडियो आपने देखी है, तो अगर आपने लगातार 7 दिन देख ली, तो आपको भी ऐसा फील होगा कि अब मुझे यही करना है। एग्जैक्टली। उसके अलावा आपको किसी चीज में प्लेजर नहीं होगा, और आपको लगेगा कि अगर ये नहीं करता तो शायद मेरी क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, क्या कर रहा हूँ सर, इस तरह का माइंडसेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सारी चीजों से। राइट। तो वही चीज़ है, इंटरनेट से आप देखते हो, फिर आप हम्म वही चीज़ करना चाहते हो। हम्म ओके, चलिए हम आगे आते हैं सिचुएशनशिप। जी। ये क्या होता है, क्यों होता है, और इससे कैसे बचा जाए? सिचुएशनशिप क्या होती है कि आप, पहले तो एक रिलेशनशिप होता है हम्म जिसमें दोनों की कंसेंट होती है, कमिटमेंट होता है हम्म सबसे पहले। हम्म सिचुएशनशिप में कमिटमेंट नहीं होता है, और पहले क्या होता था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हम्म ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट आप फ्रेंड्स होते हो, हम्म बट आप
जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक दूसरे से, आप इमोशनली कह लो, फिजिकली कह लीजिए, तो वो होता था। तो सिचुएशनशिप में क्या है ना, फ्रेंडशिप नहीं है। आप किसी से कहीं पे मिले, आपको अच्छा लगा, आपने उसके साथ इमोशनल तो नहीं कनेक्ट होते, खैर ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। आप फिजिकली कनेक्ट हो गए या आपने उनके साथ बातें की, टाइम स्पेंड किया, देन आप बोलते हो कि अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मतलब कभी हम मिलेंगे, देखेंगे, अगर बात करनी है तो करेंगे, कुछ आगे हो सका तो करेंगे। तो इट्स लाइक आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप मिल रहे हो तो आप कनेक्ट कर रहे हो, बट आप नहीं मिल रहे हो तो आप एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं हो, आप कमिटमेंट में नहीं हो, ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं हो, इवन फ्रेंड्स भी नहीं है कि डेली आपकी बात हो रही है। एक रणवीर कपूर की मूवी आई थी, अगर आपको याद हो, तमाशा, तमाशा। याद देखे हाँ आपने? जी, हाँ जी। वो सिचुएशनशिप ही थी उनकी, बिल्कुल। दीपिका की। हाँ। और वहां पर वो मिले, मिले। उनको लगा कि हम दोनों को ऐसे अच्छे लग रहे हैं, वहां पर उन अपना मिले, सारी चीजें, और उनके बाद था कि सिचुएशनशिप और आगे बढ़ना है, जी लेकिन वो नहीं हो पाया। जी। ओके, बाद में कहीं ना कहीं दिक्कतें इस तरह की रह जाती हैं। हम्म अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं, बतौर कोच आप एक्सपर्ट हैं इन चीजों की, बताएं कैसे कैसे लोग आगे निकले, कैसे इस जो आप डील कर रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन इनसे बचें कैसे? जी, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ से जैसे कि सपोज़ आपके साथ कोई भी इनमें से चीज़ें हुई हैं ना, आप उसको एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, हम्म। तो आप कैसे करें? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब मेरे साथ ये हो रहा था, तो मुझे सिम्पटम्स तो आ रहे थे, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है। हम्म। बट आई डेफिनिटली न्यू कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स एंड कि हम्म। मुझे ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं एंड व्हाट टू डू। तो मुझे एडवाइस किया किसी ने कि आप साइकियाट्रिस्ट से बात करो। ओके। तो मैंने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि सिम्पटम्स बताओ। मैंने उनको बताया एंड द मोमेंट आई सेड, वो बोल रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है। ओके। ठीक है। एंड मुझे पता था, मैं बैठे बैठे रोने लग जाती थी। ओह माय गॉड। हाँ, किसी से बात, किसी का फ़ोन आता, मैं फ़ोन पे रोने लग जाती थी। तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने इमोशंस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हम्म। ज़रूरी है कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे इसकी हेल्प चाहिए। हम्म। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए अपने इमोशंस के लिए, और आप अपने इमोशंस को अपने लिए कैसे हैंडल कर रहे हो और दूसरों के लिए भी कैसे हैंडल कर हम्म। रहे हो। तो जब आप दूसरों के लिए हैंडल करते हो, उसको एम्पैथी कहते हैं। ओके। जी। तो आप कितना दूसरों को समझ पाते हो, कितना आप इंटेलिजेंट हो। कई लोगों के अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती, जैसे हम्म। नार्सिसिस्ट हो गए, उनके अंदर बिल्कुल एम्पैथी नहीं नहीं होती है। होती। आप उनके सामने रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, आपको छोड़ के जा रहा है, आपको उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम्म। सो ये सब चीज़ें हैं। फिर आपने अवेयर हैं, फिर आप उसको अपनी इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं, हम्म। उसको अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आपको हम्म। गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, उस हम्म। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल जी, में रखना है, वो जी चीज जाना बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, थॉट्स ही आपके इमोशन, हमें लगता है कि हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, नहीं। है। आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी थॉट वो आ रही है आपके दिमाग में, इसलिए ऐसा इसीलिए फील कर रहे आपको हैं, ऐसा ऐसा फील फ़ील कर हो रहे रहा हैं। है। ओके। तो आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि एक बोलते हैं कि एक मेंटल हेल्थ हो गई, एक फिजिकल हेल्थ हो गई। फिजिकल जी, हेल्थ का एक पूरा रूटीन होता है, सुबह उठना है, आपको जल्दी जगना है, उसके बाद आपको इस तरह का क्रियाएं करनी है, जिम करना है या वर्कआउट करना है, ये पूरा शेड्यूल होता है। तो जी। मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए क्या पूरा कोई ऐसा दिन का पूरा क्या शेड्यूल है जहाँ पर हम इसको फॉलो अप कर जी, सकें? बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे लाइफ में 4 डायमेंशंस होती हैं, हम्म। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। हम्म। तो इसमें से क्या होता है ना, सबसे ईज़ी कौन-सी चीज़ होती है जो सबसे जल्दी आप चेंज कर सकते हो? फिज़िकल डायमेंशन सबसे ईज़ी है, आप अपनी हम्म। फिज़िकल स्टेट को तुरंत चेंज कर चेंज कर सकते हैं, सकते हो। राइट? आप इमोशनल तुरंत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल आप तुरंत नहीं बन हम्म। सकते, ठीक है? मेंटली आप नहीं अपने आप को चेंज कर सकते इमीडिएटली। हम्म। तो अगर आप फिज़िकल स्टेट को चेंज करते हैं, तो आप इमीडिएटली अपनी, आप देखेंगे, आप द मोमेंट आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, आपने हम्म। म्यूज़िक लगाया, आप डांस करने लगे, आपका इमोशनल जो चीज़ है वो चेंज हो जाती है, इमोशनल कंडीशन भी एकदम से चेंज हो जाता है, आपका हम्म। मूड लाइट हो जाता है, आप स्माइल करने लग जाते हो। तो फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो मॉर्निंग रूटीन सेट करते हैं लोग, हम्म। तो आप अगर मॉर्निंग रूटीन आपका एक सेट है, मॉर्निंग रूटीन में भी क्या होता है ना, स्क्रिबिंग करते हैं लोग, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करते हैं, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा, हम्म। मैंने जब स्टार्ट किया एंड मैंने थेरेपी भी ली थी, तो माय कोच ही सेड कि जस्ट सोनाली, यू नो अबाउट ग्रैटिट्यूड। हम्म। मुझे पता ही नहीं था ग्रैटिट्यूड क्या होता है। इमेजिन, लोग कितनी बातें करें ग्रैटिट्यूड हम्म। की, और मैं उस समय इस माइंडसेट में थी कि मुझे नहीं पता था ग्रैटिट्यूड क्या होता है, अच्छा। कैसे ग्रेटफुल रहना है हम्म। लाइफ में। तो अगर आप ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर देते हैं ना अपनी लाइफ में, कि हम्म। हमारे पास ये है, आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव, ओके। तो आप अपने आप ही मतलब आपका जो मेंटल वो है, तो आप मॉर्निंग में आप ग्रैटिट्यूड करें, एफर्मेशंस करें, हम्म। साइलेंट
रह के अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, ज़रूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने बारे में जानें, अवेयर करें, अवेयरनेस करें अपने लिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब आप करनी शुरू कर देते हो एज अ रूटीन, तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। ओके। सो वैसे तो बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह अभी सहमत हूँ। मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है आज के इस पॉडकास्ट का, कि अभी तक आप जो इतने भी क्लाइंट्स आप देखते हैं, उसमें जी। कोई एक ऐसा सबसे डेंजरस सिचुएशन आपके सामने आई हो, जिसको देख के लगा हो कि ये कितना वर्स्ट हो चुकी है और इसको सही करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा? डेंजरस एज इन? एज एन कि कोई आपके साथ इस कंडीशन में आया हो, हाँ, जो तो ऐसी सिचुएशन में फंसा हो कि आपको भी लगा कि इससे कैसे सही किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड थी नार्सिसिस्ट के साथ थी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। अच्छा। तो दैट वाज़ द वन केस जो मुझे लगा कि उसको निकलने में बहुत टाइम लगा। ओके। मतलब वो उस डिप्रेशन की कंडीशन में ही 1 साल तक थी। ओके। अब आफ्टर टेकिंग थेरेपी, आफ्टर उसने जो भी कुछ लिया, तो वो हम्म। पूरा 1 साल लग गया उसको, और अभी भी क्या होता है ना, वो जाता नहीं है। हम्म। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, मैंने एक ही केस ऐसा देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिवोर्स के केसेस मैंने देखे हैं। हम्म। तो ज्यादातर किस तरह डोमेस्टिक, के सिचुएशन आते हैं, किस तरह के आपके पास क्लाइंट ज्यादा आते हैं कि मेरे ये पास, सिचुएशन ज्यादा आती है? हाँ जी, मेरे पास ज़्यादातर केसेस आते हैं कि अकेलापन फ़ील हो रहा है, हम्म। हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। रिलेशनशिप। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, कनाडा की है, हम्म। फ्रेंड नहीं है, क्लाइंट है, बट नाउ शी इज़ अ फ्रेंड। तो उनका क्या है कि सब कुछ सही है, शी लव्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ उनका इक्वेशन बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम था जहाँ आती है जब उनके रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम्म। तो उनको एंगर इश्यूज हो रहे हैं, तो इस तरह के केसेस आते हैं, या फिर हम्म। कोई डिवोर्स से हम्म। अ, गुजर रहा है, तो वो केसेस आते हैं मेरे पास, क्योंकि जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल रहती है, एंड दे कम टू मी फॉर दैट हेल्प हम्म। बेसिकली। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में क्या लोग खुद को हार्म भी करते हैं? जी जैसे बिल्कुल। कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। या कोशिश करते हैं घर से भाग जाने की, या बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि खुद को सबको ब्लॉक करके अलग अकेले कहीं भाग जाना, ऐसे सिचुएशन इसी कंडीशन से होती है? जी, हम्म। एक एक केस आया था मेरे पास बहुत पहले, मतलब जब इनिशियली मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, तो वो मेल मेल हम्म। था, एंड मैं कॉल पे थी उनके साथ, और उन्होंने शेयर की अपनी चीज़ें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड हम्म। देन ही स्टार्टेड शोइंग कि मैंने बहुत कट्स लगाए, एंड देन उन्होंने बताया Oh मुझे my कि God. हाँ, तो सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं हम्म। ऐसे केसेस में, बट फिर वो हम उनको डील नहीं करते हैं, हम उनके साथ नहीं करते, बिकॉज वो फिर एक साइकेट्रिक केस हो ओके, जाता है। ओके, ओके। हाँ जी। बस मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है, ये मेरे जस्ट अभी दिमाग में आ गया, कि जब कभी भी एक मैं मेल के पर्पज से पूछता हूँ, जी। कि जब एक इंसान की शादी होती है तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ और उसकी मदर, यानी कि जो लड़की फीमेल आ रही है उसकी सास के बीच की अच्छी बॉन्डिंग रहे और मैं बढ़िया रहूं। जी। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। तो वो दोनों जगह फंसता है कि अपनी वाइफ की सुने या अपनी मदर की सुने। जी। अगर वाइफ की सुनता है तो मदर गुस्सा करती है, मदर की सुनता है तो वाइफ। ऐसे में एक जो मैन है या एक जो मेल है वो ऐसे डिसीजन में पहुंचता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आपको याद होगा, कानपुर में एक डीएम थे, हम्म। डिस्ट्रिक्ट है, मतलब समझ लीजिए डीएम है उस जिले का, वो इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया था। हम्म। क्या लाइफ कोच इस तरह के भी जो लोग सिचुएशन होती है उनको भी टैकल करते हैं, उनसे कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनको हैंडल किया जा जी सकता है? बिल्कुल, रिलेशनशिप इश्यूज जो फैमिली में होते हैं उनसे हम्म। भी डील करना पड़ता है हमें, और हम्म। हमें बेसिकली बताना होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई मेल बंदा आ रहे हैं हम्म। और वो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो उनको ये बताना है कि आप पहले तो आप जो डिसीजन ले रहे हो कि आपको किसके किसकी बात सुननी है, जैसे आपने बोला कि हम्म। मदर की बात सुनो या हम्म। तो देखिए, आप जो इमोशनल है आपके घर में जो सबसे ज़्यादा, हम्म। आप उसके इमोशंस को केटर करें पहले, हम्म। क्योंकि जो थोड़ा भी लॉजिकल बंदा होगा ना वो समझेगा। हम्म। बट मैं ये नहीं कह रही कि उसको इग्नोर कर दे, बट जो इमोशनल है आप उसको जाके उस टाइम पे, जो इमोशनल ज़्यादा है हम्म। आप उसको केटर करें, सो दैट आप वो चीज़ एग्रेवेट ना हो, हम्म। या फिर आप उस टाइम में इन्वॉल्व ना हो जब ये चीज़ें हो रही हैं, हो रहे क्योंकि हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, पॉज करना। हम्म। जब ये चीज़ें हो रही है और तीसरा बंदा कोई जाता है ना, तो वो चीज़ें कई बार बढ़ जाती हैं। हम्म। तो आपको एक पॉज़ लेना चाहिए, उनको थोड़ा सा पॉज़ देना चाहिए, एंड बाद में इस चीज़ को अगर हैंडल करें तो बेटर है, रादर देन जब वो सिचुएशन उस टाइम में हो रही है। हम्म। जी। चलिए, ओके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनाली, बहुत सारी बातचीत हमने आपसे की और उतने ही खूबसूरत तरीके से आपने उत्तर दिए। और बस आखिरी में जो आप अपने, जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना हो, कोई मैसेज देना हो, कुछ अपने बारे में बताना हो, या कुछ ऐसी डिटेल देनी हो, आप दे सकते हैं इस कैमरे को देखकर।
हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी लाइफ़ का ये फंडा है कि आप बोले जो जा रहा है उसे जाने दो और फिर वापस कभी लौट के मत आने दो। तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आप अपना ख़्याल रखें, कीप स्माइलिंग एंड मेरी वेबसाइट है drsonalilifecoach.com। अगर किसी को भी किसी तरह की इमोशनल या मेंटल हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज़ की हेल्प चाहिए तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं एंड यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनाली हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने खूबसूरत और इतने कठिन और इतने मुश्किल भरे सवालों के आपने जवाब दिए। जी, और ये सवाल बेसिकली उन लोगों के हैं जो अभी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। जी, तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहें। सो उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं लाइफ में इसी जगह स्टक होंगे। इससे निकलना कैसे है, आप डॉक्टर सोनाली से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट शूट करवाना चाहते हैं जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं, नीचे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, स्टूडियो को हार्ट नाम है, बहुत ही खूबसूरत सी टीम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पॉडकास्ट शूट किया जाएगा और आप एक प्रोफेशनल पॉडकास्टर बन सकते हैं। तो नीचे कांटेक्ट पर आप कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपना भी स्लॉट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि कोई आगे आने वाले वक्त में कोई एक ऐसा इंसान जो किसी न किसी तरीके से हार न मानकर कोई जिंदगी में अपना गलत कदम उठा ले। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार। पॉडकास्ट वाला